हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैट्रिक्स का हमारा कितना लेक्चर हो गया? 2 लेक्चर और एक ओरिएंटेशन क्लास है ना। अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं मैट्रिक्स की और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। लास्ट के 2 लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को कितना कवर किया है, मैट्रिसेस क्या होता है, उसका डेली लाइफ में यूज क्या है, उसके बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी हमने, उसके बाद मैट्रिक्स का क्या देखा, ये आउटलाइन आपको याद होनी चाहिए ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाए। उसके बाद हमने क्या देखा, मैट्रिक्स का डेली लाइफ में यूज, फिर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स हमने सीखा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन की कैसी प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिक्स में कैंसिलेशन लॉ लगता है कि नहीं लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी बेटा। और इसके अलावा पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन की सीरीज कराई थी जिसमें 15 क्वेश्चन थे लेक्चर 2 में, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आसान हैं। आई होप इन सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा घर पे, और जो इसकी आंसर की है वो साक्षर ऐप पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। साक्षर ऐप पे जाओगे तो, या मैसेज कर देना अगर आपको नहीं मिलता है तो ऐप डाउनलोड करने के बाद ये वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है बेटा ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टेलीग्राम, आप साक्षर का टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे साक्षर इंस्टीट्यूट तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये जो 15 क्वेश्चन हमने किए थे ये सारे के सारे आपके टिप पे होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं सिर्फ एक लेक्चर में 1 घंटे के अंदर कोशिश करूँगा 100 से 200 क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उनकी क्वेश्चन की सीरीज को मैं आपके सामने लेके आऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप के आपके सामने हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, एक बार को क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था बेटा। देखो आप ये रिवीजन लेक्चर देख रहे हो ना, मैं डेली आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करवाता हूँ है ना। क्लास स्टार्ट होने के पहले 5 मिनट 10 मिनट लगा के एक बार को आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करवाता हूँ। इसका मोटो सिर्फ एक होता है कि आपके सामने बार बार वो चीज़ें आपके कानों में जाएं और आपके अंदर वो सब चीज़ें बैठ जाए, ताकि आपको सोचने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो व्हाट वाज द मैट्रिक्स, मुझे बताओ। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ी थी बेटा? मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ी थी कि कोई भी स्क्वायर शेप हो या रेक्टेंगुलर शेप हो है ना, उसमें कुछ m रोज हो और n कॉलम्स हो, तो इस टाइप के कुछ अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में बेटा क्या होता है? m क्रॉस n, दैट मीन्स कि m रोज और n कॉलम। ठीक है, बताओ इतनी चीज़ें समझ में आई? अब तक तो 10 बार बोल चुका हूँ ये चीज़, अभी तक नहीं समझ में आई तो मुझे मैसेज करके बताना कि सर नहीं समझ आई। अच्छा, m क्रॉस n को हम और क्या कहते हैं मुझे बताओ? m क्रॉस n क्या होता है भैया? वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है। कई बार को अगर आपको बोला जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। बताओ, इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद हमने मैट्रिक्स का नोटेशन सीखा था, ए आई जे क्या होता है? ith रो और jth कॉलम। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था जहाँ पे आपको कोई मैट्रिक्स फॉर्म करने को बोला जाएगा और वहाँ पे ए आई जे का कोई एक्सप्रेशन आपको दिया रहेगा कि 3i माइनस 2j। तो इस टाइप का अगर कुछ दिया रहेगा भैया तो उस टाइप का मैट्रिक्स बना के A11 ये सारी चीज़ें आप निकाल लोगे। उसके बाद हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखा था। सबसे पहला कौन सा था मुझे बताओ? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है भैया? रो मैट्रिक्स में क्या होता है? सिर्फ एक रो होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? एक ही कॉलम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? वो स्क्वायर की तरह होता है, उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, तो उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं।
इसके बाद हमने क्या सीखा था, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बताओ, कि सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। उसके बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स सीखा था। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बताओ, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। उसके बाद हमने क्या सीखा था, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि वो जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वन होंगे। अच्छा, उसके बाद जीरो मैट्रिक्स सीखा था कि जीरो मैट्रिक्स क्या होगा भैया, जीरो हो, कि कहते हो ना कि आप जीरो हो एक नंबर के, मतलब आपके अंदर कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जीरो नहीं होता है, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। लेकिन उस मैट्रिक्स को ये नहीं कह सकते कि ये मैट्रिक्स क्या है, जीरो है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या सीखा था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भैया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से, जैसे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के जैसा मैट्रिक्स होता है, तो ट्रायंगुलर में कुछ ना कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे एक बार रिकॉल करके बताओ कि ट्रायंगल में ट्रायंगल वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कुछ इस टाइप की होती है भैया, या तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स लिखे होते हैं, नीचे वाले जीरो होते हैं, या डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स लिखे होते हैं, ऊपर वाले जीरो होते हैं। अब मुझे एक बार सोच के बताओ कि अगर डायगोनल के एलिमेंट्स के ऊपर एलिमेंट्स लिखे होंगे, नीचे वाले सारे जीरो होंगे, तो इस टाइप को क्या बोल दोगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के सिर्फ नीचे एलिमेंट्स लिखे होंगे, ऊपर वाले सारे के सारे क्या होंगे, उसे क्या बोल दोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बताओ, इतनी चीज समझ आई? ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या सीखा था बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने क्या सीखा, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं बताओ मुझे, दो मैट्रिक्स बेटा इक्वल कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर सबसे पहले तो इक्वल हो, और क्या हो, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे कई सारे, हमने आपको MCQ सीरीज में भी कराया, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन। उसके बाद क्या सीखा कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो बेटा कैसे मल्टीप्लाई होता है, वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स ऐड कब किए जा सकते हैं। दो मैट्रिक्स कब ऐड किए जा सकते हैं बताओ मुझे, एक बार सोचो बेटा, मेरे साथ में सोचते रहो और रिकॉल करते रहो, तभी मजा आएगा। वो सारी चीजें आपके माइंड में ना एक आगे इमेजिनेशन बननी चाहिए चीजों की, तब आपको मैथ भूलेगा नहीं। आपको ना मैथ की बेटा इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स मुझे बताओ क्या होता है, कि दो मैट्रिक्स ऐड कब किए जा सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाओ कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगे, जब वो एक जैसे होंगे, और एक जैसे कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, और जब इनका ऑर्डर सेम होगा भैया, और ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तो ये दोनों मैट्रिक्स के जो सेम लोकेशन वाले पॉइंट्स होंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स होंगे, उनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे देखो, ये सारा एग्जाम्पल हमने अच्छे से देखा था। जो भी बच्चे बेटा अगर इस लेक्चर को डायरेक्टली देख रहे हैं, सेकेंड लेक्चर को, तो सबसे पहले आप पहला और दूसरा लेक्चर अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद इस पे आएंगे तो आप फील करेंगे कि चीज़ें आपको कई बार रिवाइज हो जाएंगी और आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो आपको चीज़ें स्किप नहीं करनी है बेटा। जैसे आप क्लास में, ऑफलाइन क्लासेज में जैसे आप लेक्चर अटेंड करते हो, ठीक उसी तरह से आप इसे भी अटेंड करो, विदाउट एनी स्किपिंग। एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। आपको उस चीज़ में गाइडेंस होगी या कुछ भी होगा, आप पूरी वीडियो देखो, एकदम जैसे क्लास देखते हो वैसे देखो, और एकदम लीन होके बेटा पढ़ाई करनी है। चलो, इसके बाद हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बेटा मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं बताओ। सबसे पहले हमने इनकी कंडीशन देखी थी यहाँ पे, कि जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स का रो है, अगर ये दोनों एक जैसे हों, दोनों इक्वल हों, तो दो मैट्रिक्स
मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। अगर बेटा यही इक्वल नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे कुछ कि ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इन सारे चीज़ों को आपने क्लियर किया। अच्छा, उसके बाद हमने ये सीखा था कि अगर मैट्रिक्स बेटा मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका हम ऑर्डर कैसे, अल्टीमेटली ऑर्डर कैसे आता है। तो हमने ये चीज़ देखी थी, अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, b मैट्रिक्स n क्रॉस p का है, तो ध्यान से देखिए, इसमें पहले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है दैट मीन्स कि n, और जो दूसरे मैट्रिक्स का बेटा नंबर ऑफ रो है दैट मीन्स n, दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अल्टीमेटली जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स C आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस p। कहने का मतलब जो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो अल्टीमेटली फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। बताओ, इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमने बेटा सीखी थी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। तो इसमें हमने देखा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के अलोंग चलो, सेम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम के अलोंग चलो, और उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके क्या करो, जोड़ दो। तो ऐसे करके बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। आई होप आप सभी ने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 1, 2, 3 अभी तक कंप्लीट कर ली होगी। हमारा मैट्रिक्स का बेटा 2 लेक्चर हो चुका है। 2 लेक्चर में मैट्रिक्स ऑलमोस्ट 70% खत्म है। आज ये तीसरा लेक्चर है, और तीसरे लेक्चर में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा 3 लेक्चर में, और वो भी प्रॉपर बेस, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ में आज आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, सेकेंड लेक्चर में मैंने क्या कराया था बेटा आपको, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है भैया, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव क्या होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। और मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। इस तरह से मैट्रिक्स एडिशन में कैंसिलेशन लॉ अप्लीकेबल होता है कि नहीं, हाँ होता है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी लिखा है तो वहाँ पे आप a को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो, वो अल्टीमेटली मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू c। चलो, इसके बाद हमने क्या सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, कि अगर कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार को वो पहले वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, फिर वो दूसरे वाले में। अच्छा, इसके बाद देखो, हमने ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ कंसेप्ट सीखे थे बेटा। इसमें क्या सीखा था कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। इन जनरल क्यों बोला था, क्योंकि कई बार को कम्यूटेटिव हो भी जाता है। बताओ, ये चीज़ क्लियर है। हमने उसका आगे एग्जाम्पल देखा था कि ऐसा कोई मतलब गांठ बांध के ये चीज़ नहीं कहीं पे रखी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भैया कभी कम्यूटेटिव नहीं होगा, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन कई बार को क्या होता है, कम्यूटेटिव हो भी सकता है। अच्छा, एसोसिएटिव होता है कि नहीं, हाँ होता है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है कि नहीं, मैंने कैंसिलेशन लॉ के बारे में भी बेटा बताया था आपको कि इन जनरल होल्ड नहीं करता है। दैट मीन्स कि सारे के सारे मैट्रिसेस में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करेगा कि a डॉट बी इक्वल टू अगर a डॉट सी लिखा है तो आप दोनों साइड से a को कैंसिल नहीं कर सकते। कब कर सकते हो वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देखी थी मैट्रिक्स का। उसके बाद मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए थे कि मैट्रिक्स का प्री मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। जैसा कि इंग्लिश में आप सभी ने पढ़ा होगा, आप लोग बच्चे हो। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। अगर b के पहले a लगा है उसे क्या बोलोगे कि a इज प्री मल्टीप्लाइड टू द b। अगर a b के बाद में लगा है तो क्या बोलोगे, a इज पोस्ट मल्टीप्लाइड टू द b। बताओ, ये सारी चीजें क्लियर है आपको। यहां पे बेटा हमने एक एग्जाम्पल देखा था, जो हमारे 2 नोट थे। पहला क्या था, पहला हमने इस चीज का एग्जाम्पल देखा था कि अगर
कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ये कई बार को कम्यूटेटिव हो भी जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे ए बी हमने निकाला तो 3008 आया और बी ए भी सेम ही आया, तो यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। और दूसरा चीज़ हमने सीखा था कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स आता है या नल मैट्रिक्स आता है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि या तो ए मैट्रिक्स जीरो होगा या तो बी जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भैया, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, कि अगर जैसे अगर कई बार को हमें बोला जाए ए टू द पावर 4 निकालो, ए टू द पावर 5 निकालो, ऐसा मतलब बड़ी पावर के लिए अगर बोला जाए तो उनको कैसे हैंडल करते हैं कि जैसे अगर ए टू द पावर 4 है तो क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर 3 इंटू ए। ठीक है, अगर मान लो ए टू द पावर एन ऐसे लिखा है, क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। उसके बाद हमने क्या सीखा था भैया, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके सामने गिवन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो ये सारे के सारे डायगोनल होंगे, अगर इनको आप जोड़ दोगे भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल को अगर इन्हें आप जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। समझ में आया, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी, एक वैल्यू होगी। बताओ, ये सारी चीजें क्लियर है। तो यहां पे हमने ये मैट्रिक्स लिया था, इनके डायगोनल को जोड़ दिया तो ये ट्रेस आ गया। ठीक है, तो आज से बेटा हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और इन पे बेस्ड, इन सारे कंसेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब यहां पे बताओ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब सबसे पहले आप देखो रियल लाइफ में आपको दिखाता हूं यहां पे कि ट्रांसपोज क्या होगा बेटा। चलो, ये दिख रहा है, ये फिगर देखो, ये दिख रहा है, इसमें देखो ये कोई डाइस है बेटा, इसमें देखो ट्रांसपोज बिटवीन 2 and 3 है ना, कि पहले ये कैसी है, इस टाइप का, अगर इसको ऐसा कर दोगे तो यही क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है ना, रुको और देखो, और भी और क्लियर हो जाएगा। ये वाला फिगर देखो, इसमें क्या किया कि 4 ब्लॉक आपको लेफ्ट ए फिगर में 4 ब्लॉक आपको ऐसे ऐसे रखे हैं, है ना, 4 ब्लॉक। तो इसमें क्या है, रेड वाला देखो सबसे नीचे है, उसके ऊपर ग्रीन है, इसके ऊपर ब्लू है, इसके ऊपर येलो है। इसको क्या किया भैया, ये पूरे अरेंजमेंट को, ये जो भी अरेंजमेंट रखा है, इसे क्या किया, ऐसे खड़ा कर दिया। अब सोच के देखो, जब ये खड़ा कर दोगे तो येलो वाला कहाँ चला जाएगा, सबसे इधर आ जाएगा, उसके बाद ब्लू आ जाएगा, उसके बाद ग्रीन आ जाएगा, उसके बाद रेड आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यही इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। समझ में आया। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है भैया, कि अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी देखो, इसमें रेड वाला नीचे है, मान लो ये फ्रंट फेसिंग आपका क्या है, रो है, और इधर वाले क्या हैं, कॉलम है। तो जब इसको ऐसे खड़ा करोगे तो देखो, जो चीज़ रो में था अब सेम वही चीज़ आपका कॉलम में बन गया, और जो चीज़ कॉलम में था वो चीज़ कहाँ पे बन गया, रो में बन गया। ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो, ये वाला फिगर देखो, ये नहीं, ये तो देख लिया। हाँ, ये वाला देखो, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ, ये वाला देखो, ए फिगर में देखो कई सारे ब्लॉक कैसे रखे हैं भैया, ऐसे ऐसे रखे हैं, है ना। फिर इनको क्या किया, ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे पकड़ के ऐसे खड़ा कर दिया। ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब क्या किया देखो, दोबारा फिर से उसको ऐसे कर दिया, दोबारा ये सेम एक जैसा हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आ जाओ मैथमेटिकल टर्म में अपन देखते हैं इस चीज़ को। जैसे देखो कि कोई मैट्रिक्स मान लो A B C D E F G H I,
कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा भैया? ट्रांसपोज को आप कैसे लिखते हो? ए टू द पावर टी या ए डैश भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू द पावर टी क्या हो जाएगा बताओ? ये अभी जो फर्स्ट रो है इसको क्या कर दोगे? फर्स्ट कॉलम बना दोगे। तो ये कैसे बन जाएगा बताओ? ए बी सी। अब ये जो सेकंड रो है इसे क्या करो? सेकंड कॉलम बना दोगे, डी ई एफ। और ये जो थर्ड रो है भैया इसे क्या करो? थर्ड कॉलम बना दोगे। बताओ, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब एक बार को मुझे सोच के बताओ, ये जो ट्रांसपोज हमने किया है अगर मैं इसी का दोबारा फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक बार करके देखते हैं। देखो, ए ट्रांसपोज, इसका दोबारा ट्रांसपोज, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ? इसमें देखो ये जो फर्स्ट रो है इसको क्या बना दोगे? फर्स्ट कॉलम बना दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? ए डी जी। और ये जो सेकंड रो है भैया इसे क्या करोगे? सेकंड कॉलम बना दोगे, बी ई एच। और जो इसका थर्ड रो है इसे क्या करोगे? थर्ड कॉलम बना दोगे, सी एफ आई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यही क्या है? यही आ गया आपका ए मैट्रिक्स। देखो, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? यही क्या आ गया? ए मैट्रिक्स। तो यहां से हमारे पास ये चीज निकल के आया कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, इसका दोबारा से आपने ट्रांसपोज ले लिया, तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है भैया? वही मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। बताओ, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हुई? चलो अब यहाँ पे देखो, नोट देख लेते हैं। यही चीज़ लिखी हुई है कि अच्छा एक चीज़ मुझे और बताओ यहाँ पे, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 3 4 6 7 8 9। इसका ऑर्डर क्या है मुझे देख के बताओ? इसका ऑर्डर है भैया 2 क्रॉस 3, ठीक है। ये रहा ए मैट्रिक्स। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ? ये जो फर्स्ट रो है इसे क्या कर दोगे? फर्स्ट कॉलम बना दोगे, 3 4 6। और जो ये सेकंड रो है इसे क्या करोगे? सेकंड कॉलम बना दोगे, 3 8 9। अब इसका ऑर्डर मुझे बताओ क्या हुआ? 3 क्रॉस 2। अब यहाँ पे देखो, एक इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि ट्रांसपोज में क्या हो जाता है? बेसिकली ऑर्डर भी उल्टा हो जाता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का मैट्रिक्स है और जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो किस ऑर्डर का हो जाएगा बताओ? n क्रॉस m का हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो यहाँ पे देखो यही चीज लिखी है नोट 1 में कि इफ a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? n क्रॉस m ऑर्डर का हो जाएगा। बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है तो इसका ट्रांसपोज किस ऑर्डर का हो जाएगा भैया? n क्रॉस m ऑर्डर का हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और देखो यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे और देखो, इसका लोकेशन मुझे बताओ क्या है? A11, इसका A12, इसका A13। अब यहाँ पे इसका लोकेशन देखो क्या है? A11। और 4 कहाँ पे है? ये कौन सा लोकेशन है? ये A21। और इस 6 किस पोजीशन पे भैया? यहाँ पे A31। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जो चीज A12 पोजीशन पे है, ए ट्रांसपोज में वही नंबर A21 पोजीशन पे है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर ए मैट्रिक्स में किसी भी पॉइंट का लोकेशन आई जे पोजीशन पे है तो सेम वही पॉइंट ए ट्रांसपोज में कहां पे होगा? जे आई लोकेशन पे होगा, ठीक है। आई होप इस एग्जांपल के द्वारा आपका ये चीज क्लियर है। इफ एनी एलिमेंट इज प्लेस्ड एट आई जे लोकेशन इन मैट्रिक्स ए, देन ए ट्रांसपोज में उसका लोकेशन क्या हो जाएगा भैया? जे आई हो जाएगा। बताओ, इतनी सारी चीजें क्लियर है? लगातार ज्यादा तो नहीं हो गया, है ना? ज़्यादा हो गया? नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं हुआ। अभी क्या है कि हम सीरियस से पढ़ाई करेंगे, है ना, और बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आना है। आप मैट्रिक्स को यहाँ से करो। देखो मैंने बोला था ना लास्ट लेक्चर में, मैंने ओरिएंटेशन में ही बेटा आप लोगों को बताया था कि कब क्या होगा।
ये देखो रिवीजन रिवीजन टाइम टेबल आप में सबने डाउनलोड किया होगा आई होप। देखो मैट्रिक्स का 3 लेक्चर है ना, तो आज ये तीसरा लेक्चर है, मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद पार्ट टेस्ट 1 दो। ये पार्ट टेस्ट 1 कहाँ पे होगा बेटा? साक्षर ऐप पे होगा। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर किसी को पार्ट टेस्ट देना है, अगर बेटा जेन्युइनली आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, आप साक्षर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके सारे टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, चलो आ जाओ फिर से अपने पे। चलो अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप ए का दोबारा ट्रांसपोज ले लोगे क्या आ जाएगा? वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया बेटा और इसी का दोबारा ले लिया तो क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज। आपको फिगर के द्वारा भी दिखाया था। अगर इस ट्रांसपोज में के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो के इज कांस्टेंट, ठीक है। और एडिशन में क्या होगा? दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ऐड हो जाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ऑपोजिट हो जाता है कि जैसे मान लो ए बी ट्रांसपोज लिखा है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऑपोजिट हो जाता है। और अगर बी ए ट्रांसपोज लिखा है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बताओ ये सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक। तो चलो ये आपके सामने देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बेटा आपको ए गिवन है और बी भी गिवन है। आपको निकालना है क्या क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। दैट मीन्स कि आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है। ए ट्रांसपोज, ये चेक करो, देखो इसके बराबर आ रहा है क्या? और क्या देखना है? दूसरा पॉइंट क्या था बताओ? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, इसका ट्रांसपोज लो, देखो ये आ रहा है। तीसरा क्या है? ए प्लस बी, इन्हें ऐड करो, देखो ये अलग अलग आ रहा है क्या? उसके बाद ए बी का मल्टीप्लाई करो, देखो ये चीज आ रहा है। ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है बेटा, ये आप होमवर्क में करना, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सारी चीज़ें आप एक बार करके चेक करना, क्योंकि अगर आप खुद से करके चेक करोगे बेटा तो आपको ये सारी चीज़ें भूलेगी नहीं, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम आ जाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सिमेट्री क्या होती है? बताओ सिमेट्री क्या होती है? सोचो, बहुत सारी चीज़ों में देखी होगी सिमेट्री। जैसे देखो आप शीशे के सामने अपनी शक्ल देखते हो डेली, देखते होगे, है ना। जैसी भी हो अपनी है, शीशे के सामने आप शक्ल देखते हो अपनी, तो वो क्या होता है बेटा? उसमें कैसा मिरर इमेज बनता है? आपके जैसा ही बनता है ना। तो ये क्या हो गई? एक सिमेट्री हो गई, है ना। दूसरी चीज़, जैसे मान लो ये पेन है, मैं इस पेन को आधे पर से ऐसे काट दूं तो ये 2 पार्ट में कट जाएगा, तो वो बीच में बेटा वो क्या बन जाएगी? एक सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है ना। सिमेट्री का कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्या है, कोई एक सिमेट्रिकल लाइन है या कोई सिमेट्रिकल रेफरेंस है, जो चीज़ इधर है सिमेट्री के वही सेम चीज़ किधर होगी? इधर भी होगी। यही होती है सिमेट्री। बताओ तो बेटा मैथमेटिकल टर्म में आप क्या बोलोगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिमेट्रिक होता है? जब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो? उसी के इक्वल हो। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स आपको ए गिवन है और बोला जाए कि ये प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या वो ये उसी के बराबर आ रहा है। अगर ये उसी के बराबर आ रहा है तो क्या बोल दोगे कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ये कैसा है भैया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताओ इतनी चीज़ें क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जैसे मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ, कोई भी मैट्रिक्स 3
2 1 2 4 6 1 6 5। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, अब इसमें बेटा ये डायगोनल देखो, ये डायगोनल आपको दिख रहा है, देखो ये है ना, डायगोनल आपको दिख गया। चलो, अब अगर डायगोनल आपको दिख गया, अब ध्यान से देखो, ये डायगोनल के इस साइड क्या है 2, इस साइड भी क्या है 2, 4 के देखो इस साइड भी 1, इस साइड भी 1, 6 के इस साइड भी 6, इस साइड भी 6। ठीक है, अब अगर येलो वाली लाइन को आप सिमेट्री मान लो तो ध्यान से देखो कि ये जो येलो वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। अब ध्यान से देखो, जो भी नंबर आपके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर लिखे हैं वही नंबर कहाँ पे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो 6 है तो यहाँ पे भी क्या है 6 है। ठीक है, अब चलो, हमने इसको तो देख लिया कि सिमेट्री बेसिकली होती क्या है इसमें। ठीक है, तो अब इसमें चलो इसका मैथमेटिकल टाइप से निकाल के देखो क्या होता है। ये रहा आपका ए मैट्रिक्स, ये रहा आपका फर्स्ट रो, दिस वन इज सेकेंड रो, दिस वन इज थर्ड रो। अब बेटा इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज में मैंने क्या सिखाया आपको कि जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो मतलब 3 2 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ 2 4 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ 1 6 5। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3। अब देखो ए, अब मुझे एक बार ए देखो और ए ट्रांसपोज देखो, क्या दोनों में कोई अंतर है, दोनों को देख के बताओ भैया ध्यान से मुझे, क्या कोई अंतर है इसमें। चलो ये प्रिंसिपल डायगोनल खींच दिया, इसके इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 6 है, इधर 6 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। अगर किसी भी मैट्रिक्स में बेटा ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताओ, ये सारी चीज़ें समझ आ गई आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिमेट्री समझ में आ गई, कहाँ पे होती है, डायगोनल पे। जब हम डायगोनल पे सिमेट्री डाल देते हैं तो डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट लिखा होगा वही डायगोनल के कहाँ लिखा होगा, नीचे लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमें ये प्रूव करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा भैया, क्या होगा भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रूव करो, कोशिश करो। कोशिश करो। ए क्या है, ए क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें ये प्रूव करना है, देखो हमें ये प्रूव करना है भैया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज अगर यही आ जाता है तो ये चीज प्रूव हो जाएगा कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताओ सही है। जिसे हमें प्रूव करना है उसे क्या मान लें, उसे मान लिया हमने। चलो ऐसे कर लेते बेटा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। चलो इसको मान लेते हैं ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर बेटा बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज निकाल लो। अगर बी का ट्रांसपोज ये बी के इक्वल आ जाता है तो क्या बोल दोगे, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलो निकाल के देखते हैं, बी का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ। बी क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा ये किसके जैसा है, देखो ए प्लस बी ट्रांसपोज के जैसा है ना।
और ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इस तरह से अगर इसे ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ठीक है, हमने सीखा है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए इटसेल्फ होता है। तो इसे क्या लिख दोगे, ए ट्रांसपोज प्लस ए। बताओ, इतनी चीज क्लियर है। इसके पहले बेटा हमने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा था कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। और यही क्या आ गया, यही है बी, यही बी है। तो कहने का मतलब बेटा बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आ गया, बी। इसलिए बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और बी है क्या, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बताओ, ये सारी चीजें क्लियर हैं अभी तक, पक्का? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर से क्या करो, इसे बी मान लो, बी इक्वल्स टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज। अब ये चेक करो कि क्या बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आता है या नहीं आता है। अगर ये आ जाता है तो क्या बोल दोगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये नहीं आता है तो क्या बोलोगे, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। बताओ, क्लियर है? तो चलो निकालो, बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भैया, बताओ। बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब क्या हो जाएगा, इसे किसकी तरह ट्रीट करो, ए डॉट बी का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बताओ, सही है? अब ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए हो जाएगा इंटू ए ट्रांसपोज। और यही क्या है भैया, यही है बी। तो यहाँ से देखो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी आ गया। तो क्या बोल दोगे कि बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बी क्या है, ए डॉट ए इंटू ए ट्रांसपोज है। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताओ कैसे करोगे, समझ आ गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, फिजिकली क्या मतलब होता है कि मैट्रिक्स है, उसका ये प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट लिखे होंगे वही करस्पॉन्डिंग कहाँ पे होंगे, नीचे लिखे होंगे। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, और इनकी प्रूविंग के ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो बेटा ये पता है कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, पता है? देखो एग्जाम में ना ये ऐसे ही गुमराह करते हैं, लेकिन हमें तो गुमराह होना नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग टैलेंटेड बच्चे हो। गुमराह होना है नहीं होना है, ठीक है बेटा? पता है, अब यही सारी चीज़ें जब हम डिस्क्रिप्टिव में अगर करते ना, तो ये सारा ड्रामा लिखना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, आपको लिखना नहीं है। अगर आपको ये करने का सही अप्रोच पता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो 90 मिनट का क्वेश्चन मतलब फोड़ के आ जाओगे आराम से 50-60 मिनट में। ठीक है ना? तो बेटा अच्छे से करना है ना? एक भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। जितना करवा रहा हूँ बस अच्छे से करते जाइए आप लोग, और अच्छा नंबर आएगा। आप देखना पेपर के बाद मेरे को मैसेज कर करके बताओगे कि सर बहुत अच्छा नंबर आया है। ठीक है ना? और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए। चलो आगे चलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो कैसे, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 3 0 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, ये। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, ये रही प्रिंसिपल डायगोनल, है ना? ये रहा डायगोनल।
यहाँ पे देखो 2 जो है इसका माइनस टाइम्स है, 3 क्या है इसका माइनस टाइम्स है, 1 क्या है इसका माइनस टाइम्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसको लिख लेना कहीं पे, है ना। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो अब पता है क्या होगा, एग्जाम में आपको इस टाइप का कुछ दे देगा मैट्रिक्स बना के, है ना। तो उसमें देखना कि कहीं उसके सारे इसमें क्या होगा कि आपको मैट्रिक्स दे देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू है या सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उसमें देखना कि अगर उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स अगर 0 होंगे तो क्या बोल दोगे डायरेक्टली, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होंगे और ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तब क्या बोलोगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, अदरवाइज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन हमें ये प्रूव करना है बेटा ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करोगे, इसे बी मान लो, बी इक्वल्स टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें यह प्रूव करना है कि बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बी का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस बी होना चाहिए। बताओ, यही होना चाहिए। अब बी का ट्रांसपोज लेके देखो क्या माइनस बी आ रहा है, अगर आ रहा है तो ये दिया हुआ एक्सप्रेशन क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो चलो बी का ट्रांसपोज लो, क्या आएगा देखो, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ से माइनस अगर बाहर निकाल लोगे क्या आ जाएगा, ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यही क्या हो जाएगा भैया, माइनस बी। यहाँ पे देखो b इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस बी। ठीक है, तो इसलिए, और b क्या है, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसलिए b क्या हो गया भैया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। बताओ, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का ड्रामा समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है ना, आज बेटा आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाने वाला है। अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में बेटा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा, बोलेगा कि इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, है ना। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे में इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी टाइप होते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, a प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बताओ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ देते हो तो क्या आ जाता है, वही सेम मैट्रिक्स आ जाता है। बताओ, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, ये ए कैसे आया है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि ये ए कैसे आया है। तो एक काम करो, इस एक्सप्रेशन को ओपन कर दो पूरा, देखो क्या आता है। इसे ओपन करके देखो क्या आ रहा है। जब इसे ओपन करोगे भैया क्या आ जाएगा, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो अब इन सारों को जोड़ दो, हाफ टाइम्स ए और हाफ टाइम्स ए मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज माइनस हाफ टाइम्स ए ट्रांसपोज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये ए मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अब मुझे सोच के बताओ एक बार कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है बेटा, उसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स
प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में तो क्या करोगे, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, तो यही क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है ना भैया, पेन चलो बंद कर देगा। कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है तो ज़्यादा ढिढोरा नगर में नहीं पीटना है, आराम से लिख लेना है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसे हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं भैया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बताओ सही है। तो जैसे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करोगे इसे बताओ। तो बी को बेटा कैसे लिख सकते हो, बी मैट्रिक्स को हाफ टाइम्स बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस होता है या माइनस होता है, प्लस होता है, प्लस हाफ टाइम्स बी माइनस बी ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हो। तो अब क्या करोगे, आपको b गिवन है तो यहाँ से b का ट्रांसपोज निकालो, फिर b प्लस बी ट्रांसपोज निकालो, फिर इसे हाफ करो, ये आ जाएगा कुछ। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आपको b पता है, b ट्रांसपोज आपको पता है, यहाँ से b माइनस बी ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, इसे हाफ करो, b माइनस बी ट्रांसपोज, और उसके बाद क्या कर दो, b इक्वल टू हाफ टाइम्स b प्लस बी ट्रांसपोज। वैसे बेटा इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में आने की बहुत कम संभावना है, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है, b माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस वन। बताओ क्लियर है, मज़ा आ रहा है नहीं? मज़ा कहाँ से आएगा बेटा, क्वेश्चन करो, इसी में मज़ा आएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, करो। क्या दे रहे, पढ़ लो बाबू, पेन ऑन लेके बैठते हो ना कि सर आज आएंगे पंचतंत्र की कहानियां सुनाएंगे, है ना। तो चलो पढ़ो, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, दैट मीन्स कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा, आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे चेक करो, देखो ए बी माइनस बी ए, है ना। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का चेकिंग करने के लिए क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज निकालो, देखो ये क्या आ रहा है। तो मुझे ये बताओ इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भैया, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये इसे कैसा मानोगे, कैपिटल ए के जैसा और ये कैपिटल बी के जैसा। तो ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, माइनस ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और बी का ट्रांसपोज क्या गिवन है, देखो बी गिवन है, ए का ट्रांसपोज क्या गिवन है, ए गिवन है, माइनस ए का ट्रांसपोज ए गिवन है और ये बी गिवन है। ठीक है, तो अब ये देखो क्या आ गया, ये आ गया भैया, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, क्या चीज़, ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब मुझे ये बताओ, अगर ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी ए आ रहा है तो क्या कह दोगे, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताओ, दिमाग की घंटी बजी, दिमाग की घंटी बज गई। तो चलो अगर बज गई तो अब अगला क्वेश्चन करो।
ये क्वेश्चन करो, इफ़ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा, ये जो भी लिख रखी है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई दे रखा है बेटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, क्या करोगे? आसान सा क्वेश्चन है ये तो अगर ए ये है, लिख लो इसे, देखो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो इसका फर्स्ट रो है इसे फर्स्ट कॉलम बना दो, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। बताओ, अब इन दोनों को ऐड करो खुद से करो, देखो क्या आ रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा ना, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, 2 कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 0 0 और 2 कॉस अल्फ़ा। अब ये क्या दे रहा है बेटा? ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर दे रखा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बताओ? 1 0 0 1। क्यों? क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 का है, और इसके इक्वल अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये भी किसका होगा? 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो बस अब ये अगर दोनों इक्वल हैं तो कंपैरिजन कर दो आराम से, देखो 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा? अगर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हाफ है बेटा, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा बताओ? कॉस अल्फ़ा हाफ कब होता है? π/3 पे, 60 डिग्री। ये हो गया आपका सही आंसर। बताओ, क्वेश्चन देखो, कोई डाउट है कमेंट में लिखो, कोई डाउट है साक्षर ऐप पे के चैट बॉक्स में जाके पूछो, है ना? ऐप डाउनलोड करो, उस वहाँ पे चैट बॉक्स है, वहाँ पे जाके क्वेश्चन लिखो, पूछो जो भी डाउट है, कमेंट सेक्शन के नीचे लिखो, लेकिन डाउट दूर जरूर करो, है ना? उसमें ये बहाना मत मारना कि क्या कहते हैं मेरे नंबर इसलिए कम आए कि हमें पढ़ाने वाला नहीं था बेटा, कोई पढ़ाने वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है डाउट पूछो, ठीक है? चाहे इसके कमेंट के नीचे लिखो, चाहे व्हाट्सएप करके पूछो, साक्षर ऐप पे पूछो, कहीं से भी पूछो, लेकिन पूछो, ठीक है ना? तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसे होमवर्क लिख लो, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी होमवर्क लिख लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इसका। ये भी पॉज करो स्क्रीन, ये भी होमवर्क करो, ठीक है बेटा? ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाने इस बार एग्जाम में, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलो अब आ जाते हैं इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स मीन्स क्या होता है बताओ? 1 का इनवर्स क्या होगा? 1। 2 का क्या होगा? 1/2। 1/3 का क्या होगा? 3। तो ऐसे ही बेटा मैट्रिक्स का भी इनवर्स होता है, लेकिन मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा उसके लिए एक कंडीशन है, देखो, ठीक है? अगर A.B इक्वल्स टू B.A इक्वल टू क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आ जाता है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं बेटा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ना जब हम अगली क्लास से डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अभी के लिए बस ये समझ लो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है? तो क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है, तो ए और बी क्या है बेटा? दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के। अगर A.B, ए को B में मल्टीप्लाई करो, फिर B.A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ अब यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स होगा क्या? अगर बेटा A.B इक्वल टू B.A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो A का इनवर्स क्या हो जाएगा? B, और सिमिलरली B का इनवर्स क्या हो जाएगा? A, ठीक है? आसान है। और बाकी इनवर्स जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हो सके तो इसे स्किप ही कर दो अभी के लिए, है ना? तो वो ज़्यादा सही है।
अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये जो इनवर्स है ना, इनवर्स को मैं उसी टाइम पे बेटा पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ए बी इक्वल्स टू जीरो, बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। क्या होगा? डी पार्ट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, आराम से, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। तो आज आपका डिटर्मिनेंट यहाँ, सॉरी मैट्रिसेस आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे बेटा। मैट्रिसेस का आपके बोर्ड में एक मेथड है एलिमेंट्री मेथड, ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी होता अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे होते, ठीक है ना। क्योंकि एलिमेंट्री मेथड का जो काम है वो बेसिकली काम ये है कि मैट्रिसेस का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो बेटा वो एक बहुत ही लेंदी मेथड है एलिमेंट्री मेथड। तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में कि मैट्रिसेस का इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम उस मेथड से मैट्रिसेस का इनवर्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपकी एनसीईआरटी में अभी ये एलिमेंट्री मेथड दे रखा है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सीधा सीधा ये पूछेगा कि ये रहा एक मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकाल के बताओ। क्योंकि अब वो इनवर्स तुम चाहे जैसे निकालो, है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि एलिमेंट्री से निकालोगे या किसी और मेथड से निकालोगे। तो बेटा हम एलिमेंट्री मेथड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही लेंदी, बहुत ही टाइम टेकिंग मेथड है। डिस्क्रिप्टिव में हमारी मजबूरी होती उसको करना, क्योंकि वहाँ पर तो हमारे ताऊ जी लिख के दे देते कि क्या कहते हैं, एलिमेंट्री मेथड से निकालो, ये लो 5 नंबर, ऐसे करके देते। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो हम एक आसान सा मेथड सीखेंगे जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे होंगे, है ना, वहाँ पे कैसे इनवर्स निकालेंगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इनवर्स पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया, क्योंकि मैट्रिसेस मेथड से जो एलिमेंट्री मेथड है उसको करना नहीं है। आप भी छोड़ देना, बुक छोड़ देना, उसके क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले सेकेंड लेक्चर में जो आगे आएगा उसमें हम करेंगे बहुत अच्छे से इनवर्स का पोर्शन, है ना। एनसीईआरटी में एलिमेंट्री मेथड मत करना क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी, है ना। बेटा अगर इन सब चीज़ों का पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये साक्षर ऐप पे भी है ये सारी चीज़ें, और क्या कहते हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला दूंगा ये सब। और इसके अलावा देखो लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने ये डिस्कशन किया था क्वेश्चन का, है ना। एक बार मैं दोबारा फिर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा, हाँ, ये क्वेश्चंस देखो। ये क्वेश्चन का जो ये लिंक, ये जो पीडीएफ है बेटा, ये आपको इसी में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगा। ऐसे ही करके हम एक सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें मोर देन 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में कवर अप करेंगे। हम क्लासों में तो बेटा इन सारे क्वेश्चन को करेंगे ही, इसके अलावा आपको अगर इसकी क्वेश्चन की शीट चाहिए तो आप साक्षर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और क्या कहते हैं, और ये जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस का जो वीडियो आएगा वो 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगा मैट्रिसेस का। उसमें एक ही फटाफट कैसे करना है, कहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है, सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एकदम धुआंधार प्रैक्टिस, है ना। और कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चन से बाहर जितने भी क्वेश्चन बेटा हैं अच्छे से हम उनकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें आई थिंक 15 क्वेश्चन है ना, हाँ। तो जब अगला लेक्चर करेंगे तो उसमें हम कुछ और मैट्रिसेस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और फाइनली पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द शशांक सिंह शो, ठीक है ना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर डिटर्मिनेंट के साथ में। बेटा यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने आपको रिवीजन प्लानर दिया था एक बार उसको देखो, उसमें आई थिंक ये चीज़ हो गया है, हाँ। ये देखो रिवीजन प्लानर मैट्रिक्स को मैंने बोला था कि आपको 3 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। देखो ये 3 लेक्चर आपके आज कंप्लीट हो गए।
अब इसके बाद आप PT1 दो, PT1 साक्षर ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ पे दो, आपका तुरंत वहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट लिख के आ जाएगी कि कितना सही है कितना गलत है, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, वट जो भी है सारी चीज़ें लिख के आ जाएगी। अब अगले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 3 क्लास में बेटा हम लोग डिटर्मिनेंट करेंगे एकदम धुआंधार तरीके से। उसके बाद देखो PT2 डिटर्मिनेंट का होगा, उसके बाद रिवीजन होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना। आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करो। इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो आएगी टॉप 100 क्वेश्चन वाली, वो एकदम ही न्यूज की तरह होगी, 100 सवाल फटाफट टाइम के साथ में करेंगे, ठीक है ना, 30 सेकंड में फटाफट। तो बेटा ये सारे वीडियोज को रिवाइज करके आना, अपना नोट्स रिवीजन करना, और जो सुपर 100 क्वेश्चंस आएंगे उनको जरूर अटेम्प्ट करना है। मिलते हैं अगले क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर।